लेक्चर 6 यानी अभी तक 5 लेक्चर सेमेस्टर 4 में हो चुका है और सेमेस्टर 4 का 6ठा लेक्चर है जिसमें फोर्स ऑसिलेशन। व्हेन ए बॉडी कैपेबल ऑफ ऑसिलेशन is subjected to an external periodic force beings to oscillate under the action of the applied force. In the beginning, the body tried to oscillate with its natural frequency, while the external force tried to impose its own frequency upon the body. Thus, there is sort of tussle between driver यानी external force and driven यानी body, during which amplitude of oscillation rise and fall. यानी कोई भी बॉडी ऑसिलेशन के लिए ऑसिलेट रहता है कब? एक्सटर्नल टाइम पीरियड फोर्स बीइंग्स ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। कोई भी ऑसिलेशन बॉडी को हम लोग एक फोर्स लगा देते हैं तो क्या होता है, वो ऑसिलेट करते रहता है। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में फोर्स लगा के आप छोड़ दिए तो शुरुआत में द बॉडी ट्राई टू ऑसिलेट, वो अपने आप को ऑसिलेट करना चाहता है अपनी फ्रीक्वेंसी में। व्हाइल द एक्सटर्नल फोर्स ट्राई टू इम्पोज, जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स ट्राई करते हैं तो ओन फ्रीक्वेंसी अपॉन द बॉडी, दस देयर इज ए शॉर्ट टसल। जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई किए हैं सो फोर्स और बॉडी के बीच टसल होने लगता है, जिसके कारण से धीरे 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 एम्पलीट्यूड घटने लगता है, राइज भी करता है और घटता भी है। शॉर्ट टसल के कारण, शॉर्ट टसल बिटवीन द बॉडी एंड द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, एम्पलीट्यूड राइज करता है और फॉल करता है इरेगुलरिटी इन नंबर ऑफ द टाइम्स। दिस इज ट्रांजिटेड इफेक्ट इसको कहते हैं, विच सून टू डाई अवे, जो जल्दी ही डेथ कर जाता है। फाइनली यील्ड टू द एक्सटर्नल फोर्स ऑसिलेट विद द कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स, जब वो डेथ कर जाता है, डाई कर जाता है, तब क्या होता है कि वो जो है वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के अंदर में वो ऑसिलेशन ऑसिलेट करना शुरू कर देता है, यानी एम्पलीट्यूड का राइज और फॉल बंद हो जाता है। तो ऐसे ऑसिलेशन को, इट्स ऑसिलेशन आर कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेटिंग बॉडी इज कॉल्ड ड्राइविंग हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स। यानी रिजल्ट, निष्कर्ष क्या निकला कि फोर्स वाइब्रेशन वो ऑसिलेशन है जिसमें दो अप्लाइड और बॉडी के बीच जो टसल है वो जब डेथ कर जाए, जीरो हो जाए, तब क्या होगा, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो ऑसिलेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं फोर्स ऑसिलेशन। यानी फोर्स ऑसिलेशन का मेन जो कॉन्सेप्ट हुआ उसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हुआ। यदि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है तो वो डैम्प कहलाया जाएगा, डैम्प ऑसिलेशन। अब हम लोग इसका मैथमेटिकल रूप देंगे। इक्वेशन ऑफ फोर्स ऑसिलेशन। लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ ऑसिलेशन अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन अंडर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। मान लीजिए कि कोई सिस्टम जो है सो ऑसिलेट कर रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन के परितः एक एक्सटर्नल फोर्स में। लेट एक्स बी द डिस्प्लेसमेंट of equilibrium position at an
इंस्टेंट ड्यूरिंग द ऑसिलेशन, ऑसिलेशन के दौरान इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी समय डिस्प्लेसमेंट बॉडी का कितना है, x है। इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज dx by dt, द फोर्स एक्टिंग, उस समय उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx by dt है। तो जब वेलोसिटी आ गया है तो एक्सीलरेटेड है तो फोर्स काम करेगा ही। द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम एट दैट इंस्टेंट, नंबर 1, एक फोर्स काम कर रहा है रीस्टोरिंग फोर्स। तो आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़े हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, जो बैक लाना चाहता है, जो गिरा एम्पलीट्यूड को घटाना चाहता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो माइनस के एक्स के बराबर होगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एक फोर्स ये है, पहला फोर्स क्या था, पहला फोर्स था जो डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती था। अब दूसरा है जो फ्रिक्शन के कारण लगेगा, यानी हवा में जो भी फ्रिक्शन हो मीडियम में, वो किस चीज को है, फ्रिक्शन का काम है वेलोसिटी रिड्यूस करना। तो ये वेलोसिटी को रिड्यूस करें, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसका रखा गया मान माइनस बी dx by dt, वेयर b इज पॉजिटिव कांस्टेंट। और तीसरा जो आपने उस पर अप्लाइड किया है एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है F0 sin p t से। F0 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स है, P क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो अब स्पष्ट है कि बॉडी पर नेट फोर्स कितना काम किया, F0 sin pt, ये पॉजिटिव इसलिए है कि ये हम अप्लाई कर रहे हैं, ठेल रहे हैं इस तरह से, और माइनस के एक्स और माइनस डी एक्स बाई डी टी, यानी ये अपोज कर रहा है, ये रोकने की कोशिश, रीस्टोरिंग कि दोबारा घर में आओ। ये फ्रिक्शन कि हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये दोनों नेगेटिव काम करता है, ये पॉजिटिव अप्लाइड फोर्स है, इसलिए नेट फोर्स कितना हो गया, इतना हो गया। अब न्यूटन के सेकेंड लॉ से ये फोर्स किसके बराबर होगा, मास गुने एक्सीलरेशन। चलिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, मास गुने एक्सीलरेशन बराबर F0 sin pt माइनस के एक्स माइनस बी डी एक्स बाई डी टी, वेयर m इक्वल टू मास ऑफ बॉडी। अब मास से m से भागा दे दिए तो ये इक्वेशन प्राप्त हुआ। फिर जो नेगेटिव है उसको इधर हम ले आए लेफ्ट साइड में, तो आपको ये हो गया डी एक्स स्क्वायर डी टी, बी बाई एम हो गया डी एक्स बाई डी टी, के एक्स F0 बाई एम साइन में। अब पुटिंग कर लिए, बी बाई एम को 2r मान दिए, के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर, F0 एम को F0। अब इसको पुट करने के बाद जो इक्वेशन प्राप्त होगा F1, इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स वाइब्रेशन। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज फोर्स वाइब्रेशन और ड्राइव द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स वाइब्रेशन। तो आप यहां तक आपका ये एंड हो गया क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी जोड़ देता है कि उसको सॉल्यूशन भी कीजिए, यानी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालिए फोर्स वाइब्रेशन, यानी एक्स का मान निकालिए। तो एक्स का मान निकालने के लिए तो आप लोग जानते ही हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। किसका मान निकालने के लिए, यानी वो पार्टिकल बॉडी फोर्स वाइब्रेशन के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ, यानी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसका हमको सॉल्यूशन निकालना होगा। चलिए, हम लोग ने मान लिया कि वो डिस्प्लेसमेंट जो है, यानी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, यानी डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है वो x इक्वल टू a sin pt माइनस थीटा, ये मान लिया गया है, जिसमें आपको ये p नोन क्वांटिटी है जो पहले से हम आ रहे हैं, t भी इन इंस्टेंट पहले से है, लेकिन इसमें अननोन क्वांटिटी a और थीटा है, इसीलिए हम माना गया है कि a एंड थीटा आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो मेरा मेन उद्देश्य है a और b का वैल्यू अगर हम निकाल दें तो ये हमारा x का सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो a और थीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो पहले इसको डिफरेंशिएट किए dx बाई डी टी, डिफरेंशियल AP कॉस इतना आ गया, फिर उसको डबल डिफरेंशिएट किए तो ये वैल्यू आ गया। इन वैल्यू को अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे
और उसके बाद देखिए क्या आता है। वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये मिला वैल्यू पी स्क्वायर ए साइन पी टी माइनस थीटा, और यहाँ मिल गया प्लस 2r पी ए कॉस पी टी माइनस थीटा ओमेगा स्क्वायर ए साइन पी टी माइनस थीटा, और इसको हमने f0 साइन पी टी होता है तो उसको मैं माइनस थीटा कर दिया और प्लस थीटा कर दिया, क्योंकि सभी एक रूप में आ जाए। अब अगला स्टेप में ये कॉमन ले लिए, क्या कॉमन लिए, साइन पी टी माइनस थीटा कॉमन लिए तो आपको ए ओमेगा स्क्वायर पी स्क्वायर आ जाएगा। इसमें कॉस पी टी माइनस थीटा का गुणक हो गया 2r p इंटू ए। अब इसको हमने तोड़ दिया साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पर, ये तोड़ दिया तो ये हमको मिला। अब चूंकि ये इक्वेशन टाइम टी के लिए किसी बिंदु पर सेटिस्फाइड करता है, इसलिए इसका लेफ्ट साइड का साइन पीटी थीटा पीटी माइनस थीटा और कॉस पीटी माइनस थीटा का जो कोफिशिएंट होगा दोनों साइड वो मस्ट बी इक्वल होगा। इसलिए अब हम इस दोनों कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे दोनों साइड, यानी ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर किसके हो जाएगा, साइन कॉस f0 कॉस थीटा के, और ये बराबर किसके हो जाएगा, ये पोर्शन बराबर किसके हो जाएगा, f0 साइन थीटा के। ये तो कॉमन है, इक्वेट करेंगे तो इक्वेटिंग करने के बाद ये इक्वेशन 3 मिला और इक्वेशन 4। अब चूंकि मेरा मेन मकसद है ए और थीटा निकालना, ए और थीटा, तो ए कैसे निकलेगा, 3 और 4 को बोथ साइड स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिए तो ये इक्वेशन प्राप्त हो गया, तो जिससे ए इक्वल टू निकल गया f0 इतना। अब थीटा कैसे निकलेगा, इसको हमने डिवाइड कर दिया तो tan थीटा बराबर ये निकल गया, हमारा ए और थीटा दोनों निकल गया। अब इसको हम इक्वेशन 2 पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो डिस्प्लेसमेंट निकल गया, वो फुल्ली सॉल्यूशन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। जो ए और थीटा का मान निकला वो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन मिलेगा। पुट किए हैं तो देखिए x = f0 ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर r 4r स्क्वायर पी स्क्वायर साइन, और ये हो गया pt माइनस थीटा का मान यहाँ पुट कर दिया। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इक्वेशन पोस्ट वाइब्रेशन या फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जवाब देना है।